मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका। ये बताइए कि बाकी राज्य तो एक तरफ रहे, वहां पर उन लोगों ने अपनी लड़ाई जारी रखी थी और थोड़ी थोड़ी तैयारियां चल रही थी, आपने तो कमान संभाली और आपके सामने इतनी बड़ी महामारी। आवाज कट रही है। श्वेता जी आपकी आवाज बीच में कट गई प्लीज। अच्छा, मैं फिर भी आधी बात आपकी सुनी, उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं कि मैं 23 तारीख की रात को 9 बजे जी 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे और इसलिए आते ही 10 बजे सबसे पहले मैंने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पहली बैठक का आयोजन किया। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा, वैश्विक बीमारी सबको मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ना कोई सिस्टम बनाया था, ना कोई व्यवस्थाएं की थी। यहां तक कि टेस्टिंग लैब केवल एक थी जिसमें 7 टेस्ट होते थे। हमने सारी व्यवस्थाएं बनाई। वो सरकार तो आईफा के आयोजन की तैयारियों में जरूर लगी रही थी, उनने कोई व्यवस्थाएं की नहीं थी। वो तो मुझे काफी सरकार बचाने में व्यवस्थाओं को बनाने में लगा, के खिलाफ ये लड़ाई लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में आज जुटे हुए थे तो हम कैसे कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ लेते। जी कमलनाथ सरकार की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि वो तो सरकार बचाने में भी अपनी जुटे हुए थे, तो वो क्या करते आगे? कमलनाथ सरकार की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि वो तो सरकार बचाने में भी अपनी जुटे हुए थे, तो वो क्या करते आगे? देखिए, मुख्यमंत्री होता है, जिस क्षण तक वो पद पर है अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। पद जब तक है तब तक 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी आखिर आपके ऊपर है, आप उस जिम्मेदारी को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने जो व्यवस्थाएं की, उन व्यवस्थाओं के कारण आज कोरोना को बहुत कुछ नियंत्रित करने की स्थिति है। इंदौर में भी अब पॉजिटिव केस की संख्या आना काफ़ी कम हुई है। भोपाल, इंदौर और बाकी जगह से भी अब स्वस्थ होकर लोग घर जा रहे हैं। 14 लैब्स हमारी काम कर रही है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे हैं और जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था इस बीच में बन सकती थी वो हमने बनाने का प्रयास किया है। शिवराज जी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप बाकियों से थोड़ा सा अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि आप हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। मैंने कई दफा देखा है कि कोई भी चीज होती है तो आप सड़कों पर जाते हैं, बच्चे यूं ही मामा नहीं कहते आपको, आप सबको गले लगाकर चलते हैं। लेकिन ये जो समय है वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके जो आप हैं। कितनी मुश्किल हुई आपको खुद को ढालने में, और अब वो ऑनलाइन मीटिंग्स करते हुए या आमने सामने की मीटिंग नहीं, दूर से ही निर्देश देते हुए, दूर से लोगों को आश्वासन देते हुए? श्वेता जी, सच बताऊं तो इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती थी चलो इंदौर में जनता से मिलें, वहां कैसे ठीक हो सकती है स्थितियां, इस पर बात करें, उज्जैन चलें। लेकिन लॉकडाउन मुझे अनुमति नहीं देता था। एक खतरा यह था कि मैं अगर गया इंदौर और उज्जैन तो लोग बड़ी संख्या में निकल सकते हैं और उससे कोरोना के संक्रमण का खतरा भी फैल सकता है, और इसलिए अपने आप को मैंने नियंत्रित किया, मन पर काबू पाया और सारी व्यवस्थाएं हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनाई। हमने इंदौर में भी अगर बात की तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के धर्मगुरुओं से, प्रमुख नागरिकों से, डॉक्टर्स से, बुद्धिजीवियों से, प्रशासन से, और यहीं बैठ के हमने निर्देश देने का काम किया। ये बात सच है कि मैं तो एक दिन में 25-25 हजार लोगों से हाथ मिलाता था, गले लगाता था, क्योंकि मैं मानता था कि मैं उनका सेवक हूं। लेकिन कोरोना ने हमको सिखा दिया कि अब लाइफ स्टाइल भी हमको बदलनी पड़ेगी, काम करने के तौर तरीके भी हमको बदलने पड़ेंगे, और इसलिए बदले हुए तौर तरीकों के साथ आज मैं काम कर रहा हूं। शिवराज जी, ये इंदौर में क्या समस्या हो गई है? क्यों वहां पर संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है? क्या आपकी योजना है उसे लेकर? अभी क्या आपकी योजना है उसे लेकर? मैं जब मुख्यमंत्री बना 24 तारीख को बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आ गए वहां। उसके बाद लगातार संख्या बढ़ती रही, क्योंकि संक्रमण कुछ बस्तियों में व्यापक पैमाने पर फैल गया था। वो लंबे समय तक फैल रहा था, वहां लोग बीमार भी हो रहे थे, वहां मृत्यु भी हो रही थी। लेकिन उस समय रहते ध्यान नहीं दिया गया।
हमने स्थिति की गंभीरता को पहचाना। मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बदला, जिला प्रशासन में बदलाव किया, यहाँ से एक टीम लगाई लगातार जिला प्रशासन के साथ, और हमने व्यापक पैमाने पर सैंपल लिए, हमने सर्वे किया। लगभग हम इंदौर अकेले में 8-9 लाख लोगों का सर्वे कर चुके हैं जो कंटेनमेंट एरिया में आता है, हाई रिस्क जोन में आता है। और फिर हमने घर घर जब सर्वे किया, प्रारंभ में थोड़ी सी अफवाहें फैली, कुछ लोगों ने अभद्रता करने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों के साथ हम सख्ती से निपटे और फिर सबके साथ हमने बातचीत की और बातचीत करके सबको तैयार किया कि कोरोना से मिलकर हमको लड़ना पड़ेगा। सबका सहयोग मिला। आज मैं कह सकता हूं कि इंदौर जहां कोरोना का संक्रमण बुरी तरह फैल चुका था, अब नियंत्रित हो रहा है। कंटोनमेंट आज रेड जोन है वो हमारा आज भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सरकार का साथ दे रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग अब हमारे साथ है और मेरा अपना विश्वास है कि इंदौर में भी स्थिति अब नियंत्रण में है। मैं उस उल्लंघन पर भी आऊंगी शिवराज जी, लेकिन पहले मैं जरा किसानों की समस्याओं की तरफ जाना चाहती हूं और उस मंडी अधिनियम की बात करना चाहती हूं जो पूरे देश में नहीं दिखा, पहली बार हम यहां पर देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अगर हमें समझा पाएं कि ये क्या है। श्वेता जी, ये चुनौती है। इस चुनौती को अवसर में हमको बदलना होगा और ये कोई सीखना चाहे तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से सीखे। दुनिया के अद्भुत और अद्वितीय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे वैश्विक नेता जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को दिशा दिखाई। वो मैन ऑफ आइडियाज है और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही कोरोना को भारत में नियंत्रित किया जा सका। नहीं, दुनिया के बाकी देशों में जो संसाधनों से भरपूर है, अमेरिका जैसी महाशक्ति भी जिस कोरोना के सामने नतमस्तक हो गई, वहां नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर नेतृत्व करके, शानदार नेतृत्व करके हमको बचाने का काम किया है। लेकिन उनके मन में भी यह भाव है कि चुनौती को अवसर में बदलो। मेरे मन में भी आया कि चुनौती को अवसर में बदला जाए। एक तरफ तो हमने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया, लगभग 2,990 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले, 0% ब्याज पर कर्जा दिया, कटाई वगैरह उनकी फसल की ठीक से हो जाए इसका हमने इंतजाम किया, उनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे किसान मंडी में जाके अपनी फसल बेचता था तो मंडी में लंबी लंबी लाइन लगती थी, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। कई बार मंडी प्रशासन और वहां के स्थानीय जो कर्मचारी रहते थे उनके साथ न्याय नहीं करते थे, ज्यादती होती थी। और इसलिए हमने कोरोना का फायदा उठाते हुए मुझे लगा कि अवसर है जब मंडी में खरीदी की बाध्यता हम समाप्त कर दें। मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट में हमने संशोधन किया, मंडी तो रहेगी लेकिन प्राइवेट मंडियां भी अब खोली जा सकेंगी। हमने इस बात का प्रावधान किया। हमने इस बात का प्रावधान भी किया कि किसान और व्यापारी अगर दोनों में आपसी सहमति है तो किसान क्यों जाए मंडी में, लाइन लगा के क्यों खड़ा रहे, वहां नीलामी क्यों करवाए अपनी फसल की। व्यापारी किसान के घर आए और मोल भाव करके किसान और व्यापारी का सौदा पट जाए तो सीधे घर पे ही खरीद ले, किसान के खेत से फसल खरीद ले। और इसके लिए व्यापारियों को हम एक ही पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस देने का हमने प्रावधान किया है। एक लाइसेंस पे व्यापारी पूरे प्रदेश में कहीं भी फसल खरीद सकेगा। हमने ई ट्रेडिंग की व्यवस्था की है कि भोपाल में बैठा या सीहोर में बैठा हमारा कोई किसान है तो चेन्नई के भाव देख सके और ई ट्रेडिंग के माध्यम से चेन्नई के रेट पर चेन्नई में अपनी फसल बेच सके। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान को कई विकल्प दिए हैं, व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम, किसान के अनाज या बाकी चीज़ों के दाम उसको ठीक मिलेंगे। फल और सब्जी भी किसान मंडी में जाके नहीं अपने खेत पर ही बेच सकेगा। ये व्यवस्था हमने की है और मैं मानता हूं कि क्रांतिकारी कदम है जिसका लाभ किसानों को होगा। किसानों की ये बात है, उद्योगों को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि जान प्राथमिकता है लेकिन क्या जहान बचाने की तैयारियां शुरू कर ली हैं आपने? उद्योगों को लेकर क्या प्लान है, कैसे कैसे किस चरण में खुलेंगे ये? क्या प्लान है, कैसे कैसे किस चरण में खुलेंगे? हमने 3 तरह के प्रयास किए। एक, व्यापक पैमाने पर मनरेगा की मजदूरी हमने देना शुरू कर दी। कल 9 लाख से ज्यादा मजदूर हमारे काम कर रहे थे मनरेगा में ताकि रोजी रोटी की व्यवस्था हो। मजदूरों के खाते में, सन्निर्माण कर्मकार मंडल के जो हमारे मजदूर हैं उनके खाते में हमने पहले 1,000 रुपये डाले, फिर 1,000 रुपया और डाल रहे हैं। बाहर जो श्रमिक थे उनके खाते में भी हमने 1,000 रुपया, मध्य प्रदेश के बाहर जो श्रमिक थे उनके खाते में डालने का काम किया। निर्माण के काम हमने व्यापक पैमाने पर ग्रीन जोन में प्रारंभ कर दिए, अब ऑरेंज जोन में भी प्रारंभ करेंगे। लेकिन फिर मैं यह कह रहा हूं कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे
और लेबर लॉज में इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर संशोधन करने का फैसला किया है। मेरे दिमाग में विचार है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम अगर कोई मध्य प्रदेश में अभी निवेश करता है और हमारे लोगों को रोजगार देता है तो 1000 दिन तक लेबर लॉज लागू नहीं किए जाएंगे। मिनिमम वेजेज देने की व्यवस्था जरूर हम एश्योर करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले, निवेश जल्दी आए। हमने उद्योगपतियों से, एमएसएमई के जो छोटे उद्योगपति, उनसे भी व्यापक पैमाने पर चर्चा की, उनकी जो समस्या आई उनका समाधान करने का प्रयास किया। हमारी रेड जोन के बाहर जितनी इंडस्ट्रीज थी उनमें से अनेकों हम प्रारंभ कर चुके हैं, बाकी भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन लगी हुई इंडस्ट्रियां केवल चालू नहीं करना, नया निवेश कैसे आए, आज पूरी दुनिया में चर्चा है। चीन के खिलाफ एक वातावरण है, चीन से कई इंडस्ट्री दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहती है। हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की निवेश नीति हमारी ऐसी हो कि जिससे इन्वेस्टमेंट हम मध्य प्रदेश आमंत्रित करें और अपने लोगों को यहां रोजगार देने के व्यापक प्रबंध कर सके। तो लॉकडाउन 3 में शिवराज जी किसी तरह की आप सोच रहे हैं कि थोड़ी छूट लोगों को मिल सकती है कहीं कहीं पर, या फिर पूरी तरीके से आप चाहेंगे कि अभी कड़ाई जब तक की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में ना आ जाए? प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा, जान है और जहान भी है, हम दोनों काम करेंगे। एक, कोरोना को नियंत्रित करने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। जो रेड जोन है हमारे बंद रहेंगे, कंटेनमेंट एरिया के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई नहीं जा सकेगा, संक्रमण ना बढ़े, इसके हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमको कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचेंगे कल ये वायरस खत्म हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। कल होगा, परसों होगा, 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, आज कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए उसके कारण इसको नियंत्रित हमने जरूर कर लिया है, लेकिन अब इसके साथ हमको चलना पड़ेगा। और इसलिए रेड जोन के बाहर हम कई गतिविधियां प्रारंभ कर रहे हैं भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, जिनमें आर्थिक गतिविधियां शामिल है, दुकानें शामिल है, अनेकों तरह के व्यापार शामिल है। लेकिन लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, मतलब मास्क लगाकर ही निकलना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, हाथ बार बार साबुन से हमको धोने पड़ेंगे, हम कहीं थूकेंगे नहीं। और इसके साथ समारोह का आयोजन हमको रोकना पड़ेगा। देखिए, ये एक अवसर भी है, हम कई तरह की कुप्रथाओं को समाप्त कर सकते हैं। बड़े शादी के समारोह क्यों हो, बड़े मृत्यु भोज क्यों हो, कोरोना हमको ये सिखा रहा है कि इस तरह के आयोजन समाप्त किए जाने चाहिए। तो हमको स्वभाव में इस तरह की चीजें जो संक्रमण बढ़ाएगी उनको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। और प्रकृति को भी खिलने का एक मौका दिया है कोरोना ने, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रकृति का मनुष्य दोहन करे, शोषण ना करे। शोषण के परिणाम बहुत खराब होते हैं। और इसलिए विकास की ऐसी रणनीति जिसमें रोजगार भी मिले, इंसान की जिंदगी भी चले, लेकिन पशु पक्षी, कीट पतंगे, नदियां, समुद्र, ये भी तो स्वच्छ रहे, इनको भी तो खिलने का मौका मिले। आखिर प्रकृति सबके लिए है, मनुष्य अकेले का एकाधिकार इस पर नहीं है। जी जी जी, लोग इस चीज को सीख लें तो वाकई बहुत बड़ी चीज होगी कि कोरोना के सकारात्मक परिणाम भी कुछ हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें जो आपने कहा कि हमें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जो स्वच्छता कर्मी है या पुलिसकर्मी है उन पर फूलों की बरसात लोग करते हैं अपना अभिवादन देने के लिए। लेकिन उसके साथ ही पैरेलल वो तस्वीरें भी हैं जहां पर पत्थर भी चले हैं उन स्वास्थ्य कर्मियों पर, उन पुलिसकर्मियों पर। आपको लगता है कि प्रदेश की तरफ से वो कड़ा संकेत दे दिया गया है कि लोग आगे इस तरह की हिम्मत न करें और उन्हें खुद अंदर से ये समझ में आए? अब जिन लोगों ने ये हरकत की थी इंदौर में, उनको सीधे हमने एनएसए में जेल भेजा। जहां भी इस तरह की, क्योंकि प्रमुख घटना इंदौर में हुई थी, एक जगह नहीं 2 स्थानों पर हुई थी, वो सब एनएसए में बंद है और उनके छूटने की कोई संभावना नहीं है। उनकी अकल ठिकाने लगा दी गई है। एक संकेत साफ दे दिया गया है, दुष्टों के लिए हम वज्र से ज्यादा कठोर हैं, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि उस शक्ति के कारण फिर ऐसी घटनाएं बढ़ी नहीं और बाद में समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। उसी टाटपट्टी बाखल में जहां डॉक्टर्स का अपमान किया गया था, पत्थर फेंके गए थे, वहीं फूलों की वर्षा करके जब पेशेंट्स ठीक होके आए तो उन्हीं का स्वागत भी किया गया और उनकी बात अब सब मान रहे हैं।
क्या आपको भी तबलीगी जमात एक बड़ी समस्या लगी कोरोना के संक्रमण में? देखिए, इंदौर भोपाल में जो फैला संक्रमण, उसमें भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको यह ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी तो उसका निदान करना था, इलाज किया जाना था, लेकिन उस समय लापरवाही की गई। हमने ऐसे लोगों को पकड़ा भी। 57 विदेशी जमाती मिले, 57 विदेशी जमाती, उनमें से पॉजिटिव निकल गए। उनको भी हमने पकड़ा, एक स्थान पर रखा हुआ है, उनके पासपोर्ट भी हमने जब्त किए हैं। तो इसके कारण भी ये समस्या बढ़ी, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में समाज का हर वर्ग, हर धर्म के लोग कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें साथ दे रहे हैं। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, मुझे लगता है मीडिया को भी ये काम करना चाहिए। कोरोना के बारे में जो धारणा है, उसके कारण जो पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं, वो बुरी तरह से घबरा जाता है, वो रोग को छुपाने की कोशिश करता है। हमको लोगों के मन में से ये डर और भय निकालना पड़ेगा। डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। और उनके प्रति जो पॉजिटिव आए हैं, संवेदना और सहानुभूति रखनी पड़ेगी। घृणा के भाव से उनको ना देखें, क्योंकि एक मानसिकता ऐसी बन गई है कि सर्दी जुकाम है तो मत बताओ, छुपा लो। कोरोना अगर आ गया तो कोई बगल में नहीं आएगा, अछूत हो जाएंगे। इस मानसिकता से छुटकारा देने की भी मुझे लगता है इसके लिए जन जागरण की, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं मध्य प्रदेश में करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी अपने भाई बहन हैं, उनके प्रति घृणा का भाव ना रखें, ताकि कोई छुपाए ना, बताए और उसके बाद रोग का निदान करें। देखो, हम जानते हैं, मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि समय पर अगर कोरोना का इलाज कर लिया तो ये सर्दी जुकाम और बुखार से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्वस्थ होकर लोग घर आ रहे हैं। लेकिन छुपा लिया तो आप भी मारे जाओगे, आपके परिवार के लोगों को संकट में डालोगे, आपके मोहल्ले और शहर के लोगों को संकट में डालोगे। और इसलिए कोई छुपाने का अपराध करता है तो उसको गंभीरता से भी लेना चाहिए, लेकिन डर जरूर निकालना चाहिए कोरोना का लोगों के दिमाग से। वाकई इसी परिपक्वता से इसे देखने की आवश्यकता है। एक आईआईटीटी एक आपने योजना चला रहे हैं आप मध्य प्रदेश में, किस तरीके से ये चल रही है, कितनी कामयाब आपको लग रही है, और ये एक छोटा सा नाम इसे दे देने से वो लोगों के मन में कितनी आसानी का एक भाव, लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए हमने तय किया कि एक छोटा नाम दिया जाए, I²T²। सबसे पहला है आई, मतलब आइडेंटिफिकेशन, उस इलाके की पहचान जहां संक्रमण या सर्दी जुकाम बुखार के रोगी हैं। जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो फिर हमने आइसोलेशन, उस इलाके को आइसोलेट किया कि भैया अब यहाँ से अंदर मत जाओ, बाहर मत जाओ, टेस्ट करवाना पड़ेगा, सैंपल लेने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, उसके बाद टेस्टिंग, टेस्ट करवाने के बाद पॉजिटिव पाया जाए तो ट्रीटमेंट। तो ये I²T² ऐसी रणनीति थी जो लोगों को समझ में आई कि है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर हम अकेले रहेंगे, हमारा टेस्ट होगा और उसके बाद इलाज की व्यवस्था भी पॉजिटिव आए तो होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। आजकल दिन कैसा चल रहा है आपका शिवराज जी? आप कोरोना के समय लॉकडाउन में लोग कहते हैं कि घर में कुछ करने को नहीं रहता है, लेकिन आप तो अपनी मीटिंग्स की तादाद को देखते हुए बहुत व्यस्त लगते हैं सुबह से लेकर रात तक। देखिए, इस संकट के समय मैं तो वैसे भी चैन से बैठता नहीं हूं, लेकिन इस संकट के समय हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? सवेरे 5:30 बजे दिन शुरू होता है और रात के 1-1:30 बजे समाप्त होता है। और इस बीच में सवेरे तो 2-2.5 घंटे लगते हैं हमारे योग व्यायाम वगैरह करने के बाद। पूरे प्रदेश में बातचीत से, जनप्रतिनिधियों से बात, काम में लगे लोगों से चर्चा, प्रशासनिक अधिकारियों से बात, अलग अलग वर्ग के सब लोगों से चर्चा, और उसके बाद 10:30 बजे के आसपास फिर मैं निकल पड़ता हूँ। तो यहाँ
जो घर पे आवश्यक काम होता है वो निपटाता हूँ, उसके बाद मैं अपने सेक्रेटरीट जाता हूँ, फिर एक के बाद एक अलग अलग बैठकों का दौर शुरू होता है। हम कोरोना से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ कई महत्वपूर्ण काम भी मैं करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रारंभ में कहा कि चुनौती को अवसर में बदलना है, हर हालत में घबराना नहीं है। इसलिए कई नई योजनाएं हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चल रही है, उनको मूर्त रूप देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी छोटी टीम के साथ, क्योंकि टीम अभी छोटी है और इसलिए कब सवेरा होता है और कब रात होती है पता ही नहीं चलता। रोज कोरोना की समीक्षा करता हूँ, कुछ जिलों को बुलाता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उनसे बात करता हूँ, जनप्रतिनिधियों से बात करता हूँ, डॉक्टर्स से बात करता हूँ, एक्सपर्ट से बात करता हूँ, उद्योगपतियों से बात करता हूँ, किसानों से बात करता हूँ, मजदूरों से बात करता हूँ, छात्रों से बात करता हूँ। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसा जरिया हो गया जिसने समाज के सब लोगों से मुझे बैठे बैठे जोड़ दिया है। लेकिन काम इतना है कि कब सवेरा होता है कब रात होती पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी सारी महत्वपूर्ण कामों के फहरिस्त में एक काम है आपके मंत्रिमंडल का गठन। मतलब आपका तो पूरा अभी तक जो अमली जामा है वो तैयार भी नहीं हुआ है। कुछ मंत्रियों को आपने जरूर कोरोना विभाग पूरे के पूरे की जिम्मेदारी सौंप दी, तो कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी सरकार पूरे तरीके से आप उसका भी गठन कर पाएंगे? मैं मुख्यमंत्री बना और लॉकडाउन लागू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो जरूरी था, बहुत जरूरी था। अब उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला कि लॉकडाउन से निकल के व्यापक विचार विमर्श करें, जाएं, चर्चा करें, मंत्रिमंडल बनाएं। और पार्टी में भी ये कंसेंसस थी कि अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर मुझे लगा कि एक छोटी टीम तो कम से कम होनी चाहिए, तो छोटी टीम बनाने की इजाज़त पार्टी ने दी, हम लोगों ने चर्चा करके बनाई। अभी अंदाज ये था कि 3 तारीख को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो बड़ी टीम बना लेंगे। अब 15 दिन और बढ़ा, इस बीच में चर्चा करके मंत्रिमंडल के गठन की भी तैयारी शुरू कर देंगे। शिवराज जी, मजदूरों की घर वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा। कई मजदूर आपके वापस भी आए हैं। चूंकि ये जो मजदूर होते हैं वो दूसरे राज्यों में अगर जाते हैं तो काम की तलाश में, तो वापस आ रहे हैं तो वो अपने परिवार के पास तो आ रहे हैं, अपने घरों को तो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था, कितना कामकाज यहां मिल पाएगा उन्हें, और साथ ही अभी बाकियों की वापसी की क्या योजना है? अभी तत्काल तो क्योंकि हम बसों से भी मजदूरों को बड़ी संख्या में लेके आए, छात्रों को लाए, मजदूरों को लाए, तो व्यापक पैमाने पर आसपास से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां जहां से बसों से संभव था, हम लगभग 50,000 मजदूर बसों से आसपास के इलाकों से ले आए। अब दूर के इलाकों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि अब ट्रेन चलाने की, रेल मंत्री जी ट्रेन चलाने की व्यवस्था कर दी है। आज पहली ट्रेन से मध्य प्रदेश में मजदूर लौटे हैं। ये मजदूर लौट रहे हैं, तो पहले तो हम जब बाहर थे तो 1,000 रुपया खाते में डाले कि तात्कालिक काम चल जाए, वहाँ भोजन की व्यवस्था थी ही। आते ही हमने भरपूर राशन की व्यवस्था की है और 2-2 महीने का राशन तो हम सबको दे रहे हैं, ताकि आते ही भोजन की समस्या से सामना ना करना पड़े। उसके लिए अन्न की कोई कमी नहीं रखी है। राशन कार्ड की बाध्यता भी हमने समाप्त कर दी है। हर जिले में हमने अतिरिक्त अनाज रखवा के रखा है, ताकि अगर ऐसे मजदूर लौटते हैं तो तत्काल उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसके बाद हमने व्यापक पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू किए हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम बड़े इलाके में होता है, वो हमने शुरू किया है। वनोपज बीनने का काम मध्य प्रदेश में चलता है, उसमें हम लोगों को लगाएंगे। फिर निर्माण के काम तेजी से शुरू हों, जो हो सकते हैं, सड़क के निर्माण के हों, पुल पुलियों के निर्माण के हों, सिंचाई के बांध हो, उनको भी हम प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें मजदूरों को काम मिल सके। फिर हमारे रियल एस्टेट का सेक्टर और इंडस्ट्री क्षेत्र, उसको भी हमने प्रेरित कर रहे हैं। मेरी क्रेडाई के साथ आने वाले दिनों में उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा है, तो उनके काम शुरू हो तो उनमें भी रोजगार मिले। तो ये टेम्परेरी तो अभी तत्काल ये प्रयास हम कर रहे हैं, और कुछ उपाय परमानेंट हम ढूंढेंगे। रेड जोन्स को लेकर क्या कुछ अलग प्लान है शिवराज जी आपका? क्योंकि तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लॉकडाउन के उसमें अलग अलग डिवीजन कर दिया गया। अब एक लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर ग्रीन जोन, रेड जोन आसपास रहते हैं तो आप दूसरे इलाकों में तो मूव नहीं कर सकते। ऊपर से मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ी उसकी सीमा जो महाराष्ट्र से लगती है, और महाराष्ट्र में संक्रमण की स्थिति बहुत बुरी है। हमने 9 रेड जोन जिले हैं हमारे यहाँ, 9 जिले रेड जोन हैं, 19 ऑरेंज है और 23 ग्रीन हैं। तीनों के लिए हमने अलग अलग व्यवस्था की है। रेड जोन से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं होगी।
ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें भी कंटेनमेंट एरिया के बाहर तो कोई नहीं आएगा, ये हमने व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा काम संक्रमण को रोकना पहला काम है। और ये संक्रमण रुकता तभी जब संपर्क की चेन को हम तोड़ दें। तो हम संपर्क की चेन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज जोन में केवल कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सब जगह हम दुकान खोलने से लेके, जो दुकानें नहीं खोलना है, सिनेमा घर जैसे, अलग अलग मॉल जैसे, उनको हम प्रतिबंधित करके बाकी एक्टिविटी हम चालू कर देंगे। वहाँ निर्माण के काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापक पैमाने पर हम शुरू कर देंगे। अभी भी फसल खरीदी का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है। अब तक हम 32 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं किसानों से खरीद चुके हैं, लाखों किसानों से। चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी हमने शुरू कर दी है। इसमें भी कई लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। लेकिन रेड जोन को छोड़ के हमने उन इलाकों में ये काम प्रारंभ किए हैं, तो कई लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। किसान का जो गेहूं खरीदा है लगभग 2000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल दिया है, उनके पास पैसा आएगा, और वो पैसा आएगा तो किसान भी जाके खर्च करेगा, तो दुकानें भी चलेंगी और अर्थव्यवस्था का एक चक्र शुरू होगा। तो हम रेड जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं करेंगे, ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया छोड़ के हम आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे, दुकानें भी वहां खुलेंगी। और जो ग्रीन जोन है वहां पूरी तरह से केवल जिले को लॉक करते हुए हम आर्थिक गतिविधियां और सभी प्रकार के काम प्रारंभ कर देंगे। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रेड जोन को बंद करके हम संक्रमण रोकने की भी पूरी कोशिश कर पाएंगे। एक चिंता हमारी और है कि जो मजदूर आ रहे हैं, हालांकि उनकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन 2-3 जिले ऐसे हैं कि जो बाहर से मजदूरों के आने के कारण जहां हमारे पॉजिटिव पेशेंट आना शुरू हो गए, उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हम एक काम और बड़ा कर रहे हैं कि हम रोग के निदान की तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए भी हमने अभियान चलाया है। और हमारी एक योजना है जीवन अमृत योजना। उस योजना के अंतर्गत, क्योंकि भारत के आयुर्वेद में बड़ी ताकत है, उसका दोहन हमको ढंग से करना चाहिए। और इसलिए जो काढ़ा, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि इस काढ़े को पीना चाहिए, 1 करोड़ परिवारों तक ये काढ़ा हम पहुंचा रहे हैं। इस काढ़े में तुलसी का पत्ता डाल के उबाल के जब आधा रह जाए तो उसको पिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमने एक योजना और जीवन शक्ति योजना शुरू की रोजगार देने के लिए। शहर की जितनी मेरी बहनें हैं उनका हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और उनको मास्क बनाने का काम दिया है। और 11 रुपये में सरकार मास्क खरीदेगी और मास्क का व्यापक पैमाने पर वितरण करेगी। तो हजारों बहनों को मास्क बनाने के काम में हमने लगा दिया है। एक तरफ मास्क की कमी पूरी हो जाए, दूसरी तरफ मेरी बहनों को रोजगार घर में काम करते करते मिल जाए। तो ऐसे हर संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन रेड जोन हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की गतिविधियां हम प्रारंभ करेंगे। आपने अपनी जो संबल योजना थी उसे भी एक बार फिर शुरुआत उसकी कर दी है शिवराज जी, लेकिन साथ में जो लॉकडाउन का समय, लोग बहुत बार कंफ्यूज होते थे कि क्यों हमें घरों में कैद किया जा रहा है, तो उसमें उस समय का इस्तेमाल सारी सरकारें करती हैं ताकि हम चिकित्सा व्यवस्था को उस स्तर पर ले जाएं कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर भी संक्रमण फैले तो उसका सामना करने के लिए सारी सरकारें तैयार हों। अगर मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश ने इस समय में चिकित्सा के हिसाब से कितना कुछ हासिल किया है, कितनी तैयारियां की हैं, कितनी बुरी परिस्थितियों के लिए आज मध्य प्रदेश तैयार है? एक तो मैं संबल योजना के बारे में बता दूं, गरीबों का संबल है। मध्य प्रदेश के संसाधनों पर सबका हक है, लेकिन सबसे ज्यादा हक गरीबों का है। और इसलिए जिनके पास ये संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उससे हम टैक्स लें और गरीबों को सहूलियतें दें, सस्ती सुविधाएं दें। और इसलिए अनेकों तरह के प्रावधान संबल योजना में है। गरीब बच्चों की, बेटा बेटियों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है, महाविद्यालयीन पढ़ाई की व्यवस्था भी है, कोचिंग की व्यवस्था भी है। मेरी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया देने का प्रावधान है। सस्ती बिजली देने का प्रावधान है। अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपया, सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपया, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5000 रुपया देने का प्रावधान है। बेटियों की शादी का प्रावधान है। तो गरीबों के लिए संबल एक बड़ा सहारा है। उस योजना को भी हमने प्रारंभ किया है। लेकिन मैं आपको इलाज के क्षेत्र में अगर बताना चाहूं तो हम केवल भोपाल इंदौर पर डिपेंड नहीं रहे। कोरोना ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मंत्र हमें दिया है, और इसलिए एक तरफ बड़े शहरों में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हमने बनाए हैं, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, सागर हो, जबलपुर हो, रीवा हो, शहडोल हो, जो संभागीय मुख्यालय थे। लेकिन जिले के अस्पतालों को भी हमने सुदृढ़ करने का काम किया है। वहाँ आइसोलेशन बेड, वहाँ
सारी आईसीयू वार्ड की व्यवस्था वो भी हम पुख्ता कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी हम परफेक्ट रखें। भगवान न करे संकट कभी बढ़े, लेकिन अगर संकट बढ़े तो बड़े अस्पतालों पर ज़्यादा लोड ना पड़े और हम विकेंद्रित करके अपने छोटे अस्पतालों को इतना पुख्ता कर लें कि जो सामान्य लक्षण वाले, माइल्ड लक्षण वाले हमारे पेशेंट्स होते हैं कोरोना के, उनकी चिकित्सा वहाँ हो सके। केवल जिनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो उनको ही बड़े अस्पताल में लाना पड़े। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक हमने अभियान शुरू किया है। जैसा मैंने कहा था कि एक अवसर है हम अपने स्वास्थ्य के ढांचे को और मजबूत करके इस लड़ाई के लिए भी और आगे भी अगर कोई वायरस आए, क्योंकि कोई ना कोई वायरस आता रहता, उसका आक्रमण मनुष्यों पर होता रहा है, उससे भी मुकाबला करने की हम स्थिति बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान जी इस पूरी बातचीत के लिए। चुनौतियों में अवसर ढूंढने का जो मंत्र है एक तरह से, उसके जरिए कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई मध्य प्रदेश की। श्वेता जी, आपको आज तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।